Hello everyone, welcome to my channel. So here we are continuing counting techniques as you can see on the screen. And इसके पहले we have already covered the important principles that we need to know definitely to complete the further study. And जैसे कि addition principle, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन प्रिंसिपल, सभी प्रिंसिपल से मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया. एंड इनमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, बिकॉज इसके जस्ट आगे जो फैक्टोरियल वाला लेक्चर हम लोगों ने किया था उसमें भी मैंने बताया था फैक्टोरियल हो या फिर परमुटेशन हो या फिर कम्बिनेशन हो, ये सभी जो है दीज आर नॉट एक्चुअली टूल्स, दीज आर सम रिप्रेजेंटेशन, सम नोटेशंस. एक्चुअल जो प्रिंसिपल या रूल जो यूज़ हो रहा है दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल और प्रोडक्ट रूल, और उसको सिंपल तरीके से या फिर सिंपलर वर्जन में डिनोट करने के लिए जो नोटेशंस यूज़ होता है दैट इज़ फैक्टोरियल. मान लो मुझे एक लाइक लार्ज नंबर्स का एक मल्टीप्लिकेशन सीक्वेंस मुझे बनाना है, लाइक 50 इंटू 40 इंटू ऐसे करके अप टू 1 तक, तो उसको छोटा करने के लिए द फैक्टोरियल नोटेशन इज देयर. सेम गोज फॉर परमुटेशन. परमुटेशन एक नोटेशन है जो मदद करता है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल को या फिर मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल यूज़ करके जो आंसर हमें मिल रहा है उसको और भी एक सिंपलर तरीके से लिखने के लिए, दैट इज़ अ नोटेशन और कुछ नहीं. बाकी परमुटेशन से 2 पॉइंट बस याद रखना, जो कि इन क्वेश्चंस को देखो मैंने यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस रखा है फ्रॉम लाइक बेसिक, मॉडरेट टू एडवांस. ठीक है, तो चलेंगे और डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन करेंगे, लाइक डिजिट्स रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, फिर बॉयज़ एंड गर्ल्स रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, जो भी डिफरेंट कैटेगरीज हो सकता है मैंने सभी का यहाँ पे क्वेश्चन रखा है. एंड ये बार बार मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि इस सीरीज़ को पूरा कंप्लीट करना है बिल्कुल एंड तक विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तब जाके ये जो मॉड्यूल है काउंटिंग टेक्निक्स वाला बिल्कुल अच्छे से दिमाग में फिट हो जाएगा. अच्छा, तो परमुटेशन शुरू करने से पहले जो मैंने बताया कि 2 पॉइंट्स थोड़ा सा याद रखना. एक मतलब देखो अभी भी मैं वही सेम टाइप में फॉलो कर रहा हूँ, दैट इज़ 3 जो पॉइंट एकदम फैक्टोरियल के शुरू में, वो शुरू वाला पार्ट फैक्टोरियल का जो लेक्चर है उसका शुरू वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ ऑर्डर इज़ इम्पॉर्टेंट, ये एक है. नो रिपीटेशन, ठीक है, नो रिपीटेशन, इसका स्पेलिंग थोड़ा सा इधर उधर हो गया एनीवेज. और एक हाँ डिस्टिंक्ट, ये मैं भूल रहा था डिस्टिंक्ट. तो ये तीनों पॉइंट्स थोड़ा सा दिमाग में रख के चलना है परमुटेशन के लिए, कि जो भी एलिमेंट्स या फिर चीज़ें मेंशन्ड है इन द क्वेश्चन वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए, एक नंबर फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट ऑर्डर. परमुटेशन के लिए ऑर्डर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर मैं लाइक ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ अरेंजमेंट का, तो मुझे डिफरेंट आंसर्स मिल सकता है. सो द ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट. और अगर देख रहे हो कि क्वेश्चन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है तो उसमें परमुटेशन ही लगाना है, ये दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. सेकंड, अगर क्वेश्चन में अरेंजमेंट्स ये वर्ड मेंशन्ड है तो हमें परमुटेशन लगाना ही है. ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है कॉम्बिनेशन और परमुटेशन के बीच में. कॉम्बिनेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है एंड कॉम्बिनेशन में अरेंजमेंट वर्ड्स नहीं रहता है. इन केस ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम कॉम्बिनेशन उसमें सिलेक्शन इस टाइप का वर्ड्स रहता है उसमें. जब भी अरेंजमेंट वर्ड मिल रहा है इन द क्वेश्चन तो हमें परमुटेशन में चले जाना है. सो नाउ लेट अस सी एंड लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन. और इसी क्वेश्चन से मैं जो है परमुटेशन का डेफिनेशन बना के बताऊंगा. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, देयर आर 60 स्टूडेंट्स इन द क्लास. ये वाला क्वेश्चन से हम लोगों ने फैक्टोरियल स्टार्ट किया था इफ यू रिमेंबर, लेकिन वहाँ पे और इसमें डिफरेंस क्या है, वहाँ पे 60 स्टूडेंट्स को एक रो में रखने के लिए 60 प्लेसेस वेर देयर. इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस ये है कि देयर आर 60 स्टूडेंट्स इन द क्लास एंड हाउ मेनी वेज दे कैन बी अरेंज इन अ लाइन विथ ओनली 40 प्लेसेस. अब यहाँ पे जगह थोड़ा सा कम है, तो 60 टोटल स्टूडेंट्स है और रखने के लिए टोटल 40 चेयर्स है मान लो, तो 40 चेयर्स में मुझे उन 60 स्टूडेंट्स को बिठाना है. सो इन हाउ मेनी वेज आई कैन डू दैट. ठीक है, तो इसको अगर टेक्निकली सोचोगे, मतलब बिल्कुल फ्लैट मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचोगे, कुछ इस तरीके से 40 जो चेयर्स है मतलब 40 जो प्लेसेस है इस तरीके से बना सकते हो. ठीक है, अच्छा, तो ये जो एकदम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे पुट करने के लिए हाउ मेनी स्टूडेंट्स का ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है, टोटल 60 स्टूडेंट्स है. तो इसको फिल कर सकता हूँ मैं इन 60 वेज. जो फर्स्ट प्लेस है तो 60 में से एक स्टूडेंट चला गया जो यहाँ पे बैठ गया. अब जो नेक्स्ट प्लेस है ये वाला प्लेस, यहाँ पे फिल करने के लिए हाउ मेनी ऑप्शंस डू आई हैव, 59, क्योंकि एक बच्चा तो ऑलरेडी बैठ चुका है. अगेन यहाँ पे पुट करने के लिए हाउ मेनी ऑप्शंस आर देयर, 58. ऐसे ऐसे करते मतलब देखो फैक्टोरियल के जैसा मत कर देना 3, 2 एंड 1 नहीं, क्योंकि यहाँ पे टोटल 60 प्लेसेस नहीं है, टोटल 40 चेयर्स है. टोटल 40 चेयर्स आर देयर बैठाने के लिए. ठीक है, ध्यान रखना. तो एंड में जाते जाते क्या होगा फिर, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
लास्ट वाला जो होगा दैट इज, मैं एक छोटा सा एग्जांपल मतलब कुछ एक छोटा नंबर लेके भी मैं बताऊंगा। लास्ट वाला जो होगा दैट इज 60 माइनस 40 प्लस 1, दिस विल बी द नंबर और लाइक नंबर ऑफ वेज और लाइक क्या बोल सकते हैं, इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बचेगा वो लास्ट प्लेस को फिल करने के लिए, ये वाला प्लेस को फिल करने के लिए। ठीक है, एक कुछ छोटा नंबर लेके तुम लोग एक बार इसको सोच सकते हो। दैट इज एक छोटा सा एग्जाम मतलब कुछ छोटा नंबर्स लेके एग्जांपल सोचते हैं कि मान लो मेरे पास टोटल 13 स्टूडेंट्स है, टोटल 13 स्टूडेंट्स है और इनको बिठाने के लिए सपोज मेरे पास टोटल 5 प्लेसेस है, 5 प्लेसेस। तो ये फर्स्ट प्लेस को मैं फिल कर सकता हूँ इन हाउ मेनी प्लेसेस। तो सेम क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5 एंड चेयर्स अवेलेबल टोटल 5। ठीक है, तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए 13 स्टूडेंट्स मेरे पास है, 13 वेज में मैं इसको फिल कर सकता हूँ। एक स्टूडेंट यहाँ पे बैठ जाएगा, फिर 12 स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएगा, फिर एक स्टूडेंट यहाँ पे बैठ जाएगा, 11 हो गया, फिर 10 एंड फिर फाइनली 9। ठीक है, अब देखो ये तो अब इसको जनरल फॉर्मेट में हम लोग करेंगे, लेकिन उसके पहले इस 9 को थोड़ा सा देखो समझ लो तुम। इस 9 ये 9 लेकिन 13 माइनस 5 नहीं है। 13 माइनस 5 मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ ऑप्शंस और चेयर्स टू सिट और टू प्लेस द स्टूडेंट्स नहीं है। 13 माइनस 5 करोगे तो कितना होगा, 8 होगा, 9 नहीं होगा। प्लस 1 करने से ये 9 होगा। तो याद रखना ये लास्ट वाला टर्म थोड़ा सा गलती हो जाता है, लास्ट वाला टर्म होता है 13 माइनस 5 प्लस 1, इसका ध्यान रखना। अच्छा, तो अब अगर मैं इसको जनरल फॉर्मेट और फिर अच्छा तो फाइनल जो आंसर निकल के आता है वो क्या होता है, फिर इसके बाद मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल यूज हो जाएगा इनमें। तो इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते चलना है अप टू द एंड, लास्ट नंबर तक। यहाँ पर भी सेम 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 विल बी योर फाइनल आंसर। इन दिस मेनी वेज आई कैन अरेंज 13 स्टूडेंट्स इन 5 चेयर्स। क्या बताया मैंने, दिस इज माई आंसर इन दिस मेनी वेज। इन तरीकों से मैं 13 स्टूडेंट्स को 5 चेयर्स में पुट कर सकता हूँ। ये हो गया। तो इसका जो जनरल फॉर्मेट बन रहा है वो किस तरीके से बन रहा है, मान लो मेरे पास टोटल n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है और उनको बिठाने के लिए टोटल r नंबर ऑफ चेयर्स मेरे पास अवेलेबल है। टोटल n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड r नंबर ऑफ चेयर्स अवेलेबल है। तो देखो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट तो मैं इनको अरेंज कर सकता हूँ। दैट इज आउट ऑफ n या फिर n ऑब्जेक्ट्स को r प्लेसेस में आई कैन अरेंज इन हाउ मेनी वेज। n से स्टार्ट होता है, फिर एक एक करके कम होता जाता है, n-1 इंटू n-2, एक एक करके कम होते होते अप टू द लास्ट टर्म क्या होता है, n-r+1, n-r+1। So this is the number of ways to arrange r number of objects in n number of objects in r number of places। और ये जो हमें मिला है, ये जो नोटेशन हमें मिला है या फिर ये जो कैलकुलेशन हमें मिला है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल को यूज करके, इसी को ही परमुटेशन का डेफिनेशन माना जाता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेट r and n be two नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। डेफिनेटली तो ये जो बॉयज है या फिर चेयर्स है, जो भी थिंग्स जो ऑब्जेक्ट्स होता है वो तो नेगेटिव नहीं हो सकता है। एंड डेफिनेटली r जो है वो 0 हो सकता है, लेकिन मतलब नॉन नेगेटिव कंडीशन यहाँ पे जरूरी है, नेगेटिव नहीं हो सकता है, 0 या फिर 0 से ज़्यादा हो सकता है। डेफिनेटली पॉजिटिव होगा या फिर मतलब कम से कम 0 होगा, नेगेटिव नहीं होगा। सच दैट r इज लेस देन इक्वल्स टू n। अब ये समझना जरूरी है कि n इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, n is the total number of objects and r is the number of favorable objects, r is the number of favorable objects। तो डेफिनेटली r का जो वैल्यू है वो n से छोटा ही होगा, इक्वल हो सकता है या फिर छोटा होगा, ग्रेटर नहीं हो सकता। तो ये कंडीशन ध्यान रखना r के लिए। देन द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम, यही मैंने अभी बताया। ये जो यहाँ पे लिखा है दिस इज नथिंग बट NPR। ठीक है, तो ये जो कैलकुलेशन है ये n इंटू n-1 करके ये जो हमें मिला है दैट इज एक्चुअली नंबर ऑफ परमुटेशंस दैट आई कैन मेक फ्रॉम n ऑब्जेक्ट्स प्लेसिंग एट r प्लेसेस, या फिर नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम। n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स में से मैं r नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को लेके कितने परमुटेशंस में बना सकता हूं उसका कैलकुलेशन है ये, जिसको NPR से डिनोट किया जाता है। एंड इफ यू यूज द फॉर्मूला ऑफ फैक्टोरियल, तो ये जो मतलब फैक्टोरियल के फॉर्मेट में अगर मैं लिखूं इसको तो ये इस फॉर्मेट में बनता है। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यही मिलेगा, क्योंकि देखो ऊपर में जो है बेसिकली n इंटू n-1 करके ये जाएगा, मतलब फैक्टोरियल को अगर मैं ब्रेक करूं, ठीक है, ये करते करते चला जाएगा अप टू 3 to 1 यहाँ तक चला जाएगा। और नीचे का जो है
n माइनस आर होल फैक्टोरियल, इसका भी सेम है n माइनस आर, फिर n माइनस आर माइनस वन, फिर n माइनस आर माइनस टू, करते करते ये भी 3 to 1 तक जाएगा। तो बचा क्या, कौन सा पोर्शन, ये n माइनस आर से स्टार्ट होके ये ऊपर में न्यूमरेटर में n माइनस आर से स्टार्ट होके बाकी का पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा कहाँ तक, सोच के देखो, n माइनस आर के जो आगे वाला टर्म है वहाँ तक बचेगा। दैट इज ऊपर में क्या बचेगा, न्यूमरेटर में ये वाला पोर्शन बचेगा, ये वाला पोर्शन बचेगा। ये वाला कौन सा पोर्शन है, n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू अप टू n माइनस आर प्लस वन। तो देखो बिल्कुल वही हमें वापस मिलेगा, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। ओके अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे बता दूँ, दैट इज इफ़ यू रिमेंबर, तो फैक्टोरियल में हम लोगों ने क्या किया, मैंने बताया था कि 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 हम लोग लेते हैं। दिस इज द कन्वेंशन, दिस इज द डेफिनेशन, हम इसको ऐसे ही लेते हैं। क्यों लेते हैं ये आगे जाके पता चलेगा, मैंने बताया था परमुटेशन का जो लेक्चर है उसमें मैं बताऊँगा। क्योंकि देखो सपोज क्या करना है कि सपोज तुम्हें एन पी एन का वैल्यू निकालना है। वैसे इसका वैल्यू एन पी एन का वैल्यू अगर ऐसे ही सोचोगे तो इसका वैल्यू n फैक्टोरियल ही होगा, लेकिन अगर इसको इस फॉर्मूला से सॉल्व करना चाहोगे तो देखो क्या आ रहा है, ऊपर में हो गया n फैक्टोरियल, n पी एन तो हो सकता है ना, क्योंकि मैंने बताया था r का जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल्स टू n होता है, तो r का वैल्यू इक्वल्स टू n भी हो सकता है। मतलब मान लो टोटल ये क्या है पता है, ये कौन सा है, ये फैक्टोरियल का फर्स्ट वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे 40 प्लेसेस की जगह पे 60 प्लेसेस है, टोटल 60 लड़के हैं, 60 स्टूडेंट्स हैं, उनको पुट करने के लिए 60 चेयर्स हैं। तो ये तो हो गया सिंपली 60 फैक्टोरियल, तो ये वही सेम है। तो और अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ NPR क्या हो जाएगा, नीचे क्या होगा, n माइनस आर फैक्टोरियल मतलब n माइनस n का होल फैक्टोरियल। दैट इज नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है n फैक्टोरियल, नीचे आ रहा है 0 फैक्टोरियल। एंड दैट इज वाई, ताकि हमें इसका आंसर NPN का आंसर n फैक्टोरियल मिले, एंड दैट इज वाई 0 फैक्टोरियल को 1 डिफाइन किया गया है, ताकि n फैक्टोरियल हमें यहाँ से एज आंसर मिल जाए। So this is the reason why we have taken 0 factorial as 1 to find or to keep the concept same रखने के लिए क्या, NPN का वैल्यू, NPN मतलब n number of objects को n places में मुझे अरेंज करना है। So in how many ways that is possible, in n factorial ways that is possible, तो ताकि फॉर्मूला से हमें n factorial ही मिले, that is why 0 factorial is defined as 1। अब आगे चलते हैं, एक एक करके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दिमाग में ये तीनों पॉइंट्स बिल्कुल हमेशा फिक्स रहेगा फॉर द टाइमिंग, दैट इज डिस्टिंक्ट, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, मतलब ऑर्डर्ड एंड नो रिपीटेशन। तो इसी 3 कंडीशंस को थोड़ा इधर उधर करके हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, solve करेंगे different types of questions, starting with this one again, that is there are 60 students in the class, in how many ways 3 students can be selected to given first, second and third prize। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। जब भी देखो यहाँ पे हालांकि सिलेक्ट वर्ड है, अब तुम लोग बोलोगे सर आपने बताया कि सिलेक्टेड वर्ड देखते ही मुझे बिल्कुल कॉम्बिनेशन की ओर भागना है, ऐसा नहीं है, मैंने वो तो बताया था जनरली। लेकिन अब यहाँ पर ये भी तो है, फर्स्ट प्रायोरिटी ऑर्डर्ड है, फर्स्ट प्रायोरिटी ऑर्डर्ड है, ठीक है। फिर उसके बाद ये अरेंजमेंट या सिलेक्शन वाला वर्ड, क्योंकि मैंने बताया था क्वेश्चन को हमें मेरिट पे सॉल्व करना होता है। तो क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली ऑर्डर का फंडा है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड प्राइज, तो इसका मतलब अरेंजमेंट ही हो रहा है यहाँ पे। डेफिनेटली मैं फर्स्ट को बीच में नहीं रख सकता हूँ एंड थर्ड को पहले नहीं रख सकता हूँ। फर्स्ट मतलब होता है जो सबसे मतलब मान लो अकॉर्डिंग टू मार्क्स हो रहा है तो हाईएस्ट मार्क्स को फर्स्ट, फिर उसके बाद सेकंड, फिर उसके बाद थर्ड। तो ये डेफिनेटली यहाँ पे अरेंजमेंट हो रहा है अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर, तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। और अगर क्योंकि ऑर्डर इंपॉर्टेंट है तो डेफिनेटली यहाँ पे P दैट इज परमुटेशन आ जाएगा। अच्छा, अब परमुटेशन कैसे यूज करना है, तो ये जो 60 है दिस इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स n, एंड उनमें से सिर्फ 3 स्टूडेंट्स को यू हैव टू अरेंज, तो r का वैल्यू हो गया 3। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ NPR यू विल गेट 60P3। तो इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। ध्यान रखना, मैं फिर से बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को पढ़ के मेरिट पे इसको सॉल्व करना है। अगर देख रहे हो कि ऑर्डर का कुछ फंडा उसमें मेंशन्ड है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, तो इसका मतलब वो परमुटेशन में ही जाएगा। डू नॉट यूज कॉम्बिनेशन हियर, सिलेक्टेड वर्ड देख के कॉम्बिनेशन में नहीं भागना है। कॉम्बिनेशन तब होता अगर यहाँ पे मैं मुझे ऐसे ही बोलता कि 60 स्टूडेंट में से कोई भी 3 स्टूडेंट को सिलेक्ट करो, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे प्राइस देना है अकॉर्डिंग टू रैंक, तो डेफिनेटली यहाँ पे अरेंजमेंट हो रहा है। अरेंजमेंट मतलब ऑर्डर जरूरी है, और ऑर्डर जरूरी है तो परमुटेशन आएगा। बिल्कुल इसी तरीके से बेसिक से एडवांस तक जाना है, तो फंडा क्लियर होते हुए हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा, अब कुछ कैटेगरीज होता है रिस्ट्रिक्टेड परमुटेशन के अंदर, कुछ कैटेगरीज होता है, एक एक करके हम लोग उनको देखेंगे। अच्छा, रिस्ट्रिक्टेड परमुटेशन मतलब
इसका मतलब ये है कि क्वेश्चंस जो है वो अभी फ्लैट नहीं रहने वाला है। रिस्ट्रिक्टेड मतलब कुछ कंडीशंस उसमें गिवन होगा एंड अकॉर्डिंग टू कंडीशंस हमें रिएक्ट करना है, वी हैव टू सॉल्व इट। ठीक है, देखो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है कि इन हाउ मेनी वेज 4 मेन एंड 8 वुमेन स्टैंड इन अ रो सो दैट द वीमेन आर टुगेदर। इसका मतलब ये जो एक्स्ट्रा लास्ट में सो दैट, ये जो एक्स्ट्रा कंडीशन है ये अभी हमें मिलने वाला है इन रिस्ट्रिक्टेड परमुटेशन एंड वी हैव टू सॉल्व इट अकॉर्डिंगली। तो अभी फिलहाल सिनेरियो क्या है, टोटल 4 मेन है एंड 8 वीमेन है, उनको हमें एक स्टैंड मतलब एक रो में उसको उनको खड़ा करना है सो दैट वीमेंस जो है, मतलब सॉरी वीमेंस नहीं, वीमेन जो है वो एक साथ रहे। तो इसका मतलब इसको सॉल्व करने का आसान तरीका ये है कि इन 4 जो मेन है इनको ठीक ठाक रहने दो, ये बिल्कुल डिस्टिंक्ट 4 मेन है, लेकिन क्योंकि हमें इन वीमेन को एक साथ रखना है तो एक हम काम करते हैं, इन 8 वीमेन को एक इंसान, वन सिंगल पर्सन मान लेते हैं, उनको एक यूनिट बना देते हैं ताकि वो साथ में रहे। अब उस एक यूनिट को हम इधर उधर अरेंज करेंगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन फिलहाल के लिए उनको एक साथ रखते हैं। तो इनको सॉल्व करने का टेक्निक, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो अगर बेसिक टेक्निक्स पता है तो। अच्छा, तो अब इनको इसको सॉल्व कैसे करना है, तो अभी मैं देखो मैं ऑब्जेक्ट में वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन हालांकि इंसान है तो ऑब्जेक्ट वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितना है, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि वी कंसिडर 8 वीमेन, अभी जो मैंने बताया उनको एज वन यूनिट या फिर वन ऑब्जेक्ट की जैसा हम लोग मान लेंगे, एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट। फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट वर्ड जस्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन मैं यूज कर रहा हूं। एज सिंगल ऑब्जेक्ट, सो वी हैव, इसका मतलब देन वी हैव, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितना हो गया, 4 मेन थे प्लस 8 वुमेन, अभी वन सिंगल ऑब्जेक्ट बन चुके हैं सो दैट दे आर टुगेदर, उनको एक साथ रखने के लिए यही तरीका है। तो टोटल देन वी हैव 4 + 1 दैट इज टोटल 5 ऑब्जेक्ट्स। तो इनका वैल्यू तो ये यहाँ पे क्लियर हो रहा है, दैट इज 5। हम यहाँ पे इसको परमुटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे सॉल्व कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा बेसिक सा मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल यूज कर, देखो फिर से बता रहा हूँ कि परमुटेशन ही यूज करना ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि है तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, तुम लोग अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हो, आंसर सेम आएगा अगर कैलकुलेशंस बिल्कुल सही है तो। कोई बच्चा अगर परमुटेशन से सॉल्व करना चाहे तो कर सकता है, कोई डायरेक्टली कंसेप्ट यूज करके अगर सॉल्व करना चाहे कर सकता है। अच्छा, अब इसका मतलब इन 5 ऑब्जेक्ट्स को मैं अभी अरेंज कर सकता हूं, इन हाउ मेनी वेज आई कैन डू दैट, दिस 5 ऑब्जेक्ट्स मतलब 4 मेन और उन 8 वीमेन को मिला के एक वीमेन मान लो, तो इन 4 मेन एंड 1 वीमेन एंड इन पांचों को मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं, आई कैन अरेंज देम इन 5 फैक्टोरियल वेज। तो यहां से मतलब लाइक दिस 5 ऑब्जेक्ट्स या फिर 5 पर्सन, whatever you can say, can be arranged in how many ways, in total 5 फैक्टोरियल वेज। अब यहाँ पे एक और चीज जो बच्चे छोड़ देते हैं ये देखना जरूरी है, तो टोटल ये जो टोटल 8 वीमेन थे है ना, जिनको हम लोगों ने एक यूनिट माना है, तो इनके आपस में, इनके बीच में भी तो अरेंजमेंट हो सकता है। मान लो मैंने सीता को रख दिया बिल्कुल लेफ्ट साइड में, तो सीता बोलेगी नहीं मुझे बीच में जाना है, गीता बोलेगी मुझे साइड में आना है। फिर यहाँ पे अनुराधा है जिसको जाना है अंजलि की जगह पे, अंजलि बोलेगी नहीं मुझे बिल्कुल एंड में जाना है। तो इनके बीच में भी तो ये अरेंजमेंट पॉसिबल है। तो यहाँ पे टोटल कितने वीमेन है, टोटल 8 वीमेन है, और उनको 8 वीमेन को आपस में मैं अरेंज कर सकता हूँ इन 8 फैक्टोरियल वेज। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि 8 वीमेन can be arranged in 8 फैक्टोरियल वेज। तो अभी कुल मिला के जो मेरा आंसर बनेगा, अब इनको दोनों को मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल की मदद से मल्टीप्लाई कर देना है। सो माय फाइनल आंसर इज 5 फैक्टोरियल into 8 फैक्टोरियल। दिस इज माय फाइनल आंसर, दैट इज इन दिस मेनी वेज आई कैन अरेंज दिस 4 women and 8 women so that the women are sitting together, women are together। तो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके का। इन हाउ मेनी वेज 5 men and 3 women stand in a row so that no two women are together। अब देखो ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं इन द लास्ट लेक्चर। कहां पे बताया था,
जिनको जो जो बिल्कुल इस सीरीज को फॉलो कर रहे हो उन्हें पता है सब्ट्रैक्शन प्रिंसिपल में मैं इस तरीके का मैंने क्वेश्चन बताया था। नो टू मतलब जब नेगेटिव टाइप का कुछ रहता है तो मैंने बताया कोशिश करो कि उसको कॉम्प्लीमेंट से सॉल्व करो, टोटल से उसका कॉम्प्लीमेंट माइनस कर दो। ठीक है, मुझे यहाँ पे निकालना है कि नो टू वीमेन आर टुगेदर, मतलब दो औरत दो वीमेन साथ में नहीं रह सकता है, तो मैं इसको इस तरीके से करूंगा कि सभी वीमेन को साथ में रख के सॉल्व करूंगा जो लास्ट वाला क्वेश्चन में किया था, फिर टोटल से मैं उसको माइनस कर दूंगा, सो दैट विल गेट द आंसर। तो ये कॉम्प्लीमेंट वाला टेक्निक होता है एंड यू कैन डेफिनेटली यूज इट। और अगर इसको परमुटेशन के कंसेप्ट से सॉल्व करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे करना क्या है कि हमें 5 मेन एंड 3 वुमेन को कुछ इस तरीके से एक रो में रखना है ताकि 2 वीमेन साथ में ना रहे, मतलब 2 वीमेन के बीच में एक मैन हमें मिलना चाहिए, तो फिर ये फुलफिल हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है और ये ईयर में आता भी है, बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग जब प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे तो हम उसमें देखेंगे भी। तो देखो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैन जो टोटल 5 मेन है, 5 मेन है, उनको मैं पहले पुट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, एक बीच में स्पेस छोड़ के मैं पुट करूँगा तो टोटल 5 मेन है मेरे पास, तो कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे इनको रख सकता हूँ। और अगर मैं और यहाँ पे कुछ स्पेसेस बना रहा हूँ, वो क्यों मैं बता रहा हूँ। देखो तो बेसिकली देखो पहले ये देख लो कि ये 5 जो मेन है इनको मैं किन तरीके से अरेंज कर सकता हूँ। तो सो दिस 5 मेन कैन बी अरेंज्ड, 5 मेन कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज, इन टोटल 5 फैक्टोरियल वेज। क्योंकि देखो मान लो ये राजू है, राजू बोलेगा कि मुझे एकदम यहाँ पे नहीं बैठना है, मुझे अंजलि के पास बैठना है, दैट इज यहाँ पे बैठना है। तो यहाँ पे जो श्याम बैठा था वो बोलेगा ठीक है मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, राजू तू यहाँ पे आ जा। तो इनके बीच में भी अरेंजमेंट पॉसिबल है एंड इन हाउ मेनी वेज दैट अरेंजमेंट इज पॉसिबल, वही मैंने बताया इन 5 फैक्टोरियल वेज में दैट अरेंजमेंट इज पॉसिबल। अच्छा, अब ये जो स्पेसेस मैंने बनाया है ये बनाया है यहाँ पे वीमेन को पुट करने के लिए मैंने ये स्पेसेस बनाया। देखो अगर मैं बिल्कुल इसी तरीके से वीमेन को पुट करूँ तो डेफिनेटली 2 वीमेन के बीच में एक मैन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब देखो वीमेन को पुट करने के लिए हाउ मेनी प्लेसेस डू आई हैव, टोटल 1 2 3 4 5 6। तो वीमेन को पुट करने के लिए टोटल 6 प्लेसेस आई हैव, इन 6 प्लेसेस में मुझे कितने वीमेन को पुट करना है, टोटल 3 वीमेन को पुट करना है। तो इनके लिए कैलकुलेशन क्या बनेगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि देयर आर टोटल 6 places टू पुट द वीमेन। ठीक है, तो ये 6 क्या हो गया, ये 6 हो गया मेरा n का वैल्यू, n इक्वल्स टू 6। अब इन 6 प्लेसेस में कितने वीमेन को पुट करना है, द नंबर ऑफ वीमेन वी हैव, द नंबर ऑफ वीमेन दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन इज इक्वल्स टू 3। तो ये 3 क्या हो गया, r। अब तुम लोग बोलो कि 6 प्लेसेस में 3 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने का वेज, नंबर ऑफ वेज क्या होता है, देयरफॉर द नंबर ऑफ वेज इज 6p3। 6p3, आई होप इट इज क्लियर। 6p3 मतलब टोटल 6 प्लेसेस में 3 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, सो 6p3। अरेंज, जब भी अरेंज वर्ड आ रहा है मैंने बताया अरेंज वर्ड आएगा तो इसमें परमुटेशन ही लगेगा। तो इसका मतलब मेरा फाइनल आंसर क्या होगा, बाय मल्टीप्लिकेशन टेबल। तो मेन के अरेंजमेंट के लिए था 5 फैक्टोरियल एंड इनटू वीमेन के लिए था 6p3 फैक्टोरियल। बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल इनको प्रोडक्ट कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है टू गेट द फाइनल आंसर। दिस विल बी योर फाइनल आंसर, 5 फैक्टोरियल इंटू 6p3। बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा और क्वेश्चंस करते हैं। देखो इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है तो बिल्कुल ध्यान से करते रहना। क्या है क्वेश्चन, आई हैव 3 ज्योग्राफी बुक्स, 5 maths books and 3 computer books. Okay, in how many ways, ये ways होगा, in how many ways can I keep them on a shelf in which in each of the following cases। तो एक शेल्फ है, उन शेल्फ में मुझे इन बुक्स को रखना है, लेकिन हर 3 केसेस हमें सॉल्व करना है, हर केस में डिफरेंट कंडीशंस है और अकॉर्डिंगली हमें सॉल्व करना है। फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट जो केस है उसमें बोल रहा है कि द 2 एक्सट्रीम बुक्स आर नॉट मैथ बुक्स, इस तरीके से। तो वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करने का कोशिश करो, कंसेप्ट यूज करके और कुछ नहीं, फिर उसके बाद यू वेरीफाई योर आंसर विथ माइंड। अच्छा तो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो फर्स्ट वाला करते हैं यहाँ पे पहले, फिर उसके बाद सेकंड वाला करेंगे। दिस इज आई एम डूइंग द फर्स्ट वन। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि द 2 extreme books
आर नॉट मैथ बुक। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से करना, इसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखो ये टोटल मैंने यहाँ पे मेरे पास टोटल कितने बुक्स है, इफ यू सी 3 ज्योग्राफी प्लस 5 मैथ प्लस 2 कंप्यूटर। सो टोटल नंबर ऑफ बुक इन इज इक्वल्स टू 3 प्लस 5 प्लस 2 दैट इज 10, टोटल 10 बुक्स वी हैव। तो 10 बुक्स को रखने के लिए मैंने इसलिए यहाँ पे 10 प्लेसेस बना लिया है, 1 2 करके यहाँ पे टोटल 10 प्लेसेस मैंने यहाँ पे बना लिया है। तो अब यहाँ पे कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि द 2 एक्सट्रीम बुक्स आर नॉट मैथ बुक्स। तो दोनों साइड में मैथ्स बुक नहीं रहना चाहिए, यहाँ पर मैथ्स बुक नहीं रहना चाहिए, यहाँ पर भी मैथ बुक जो है नहीं रहना चाहिए। तो इसका मतलब इन दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स में कौन कौन सा बुक रह सकता है, आइदर ज्योग्राफी बुक रह सकता है या फिर कंप्यूटर बुक रह सकता है। तो इन दोनों प्लेसेस को पहले फिल कर लेते हैं, मतलब दो साइड को पहले फिल कर लेते हैं। तो तुम लोग बताओ कि टोटल ये मतलब मान लो मैं फर्स्ट इस प्लेस को फिल करूंगा, तो यहाँ पे फिल करने के लिए हाउ मेनी ऑप्शंस डू आई हैव अवेलेबल, आइदर मतलब टोटल 3 ज्योग्राफी बुक्स एंड 2 कंप्यूटर बुक्स, मतलब 3 + 2 टोटल 5 बुक्स मेरे पास है टू फिल दिस फर्स्ट प्लेस, मतलब दिस एक्सट्रीम पॉइंट। अब मान लो यहाँ पे एक कंप्यूटर बुक को मैंने यहाँ पे रख दिया, तो अभी मेरे पास कितने बुक्स अवेलेबल है, कंप्यूटर 2 बुक्स था, एक बुक यहाँ पे चला गया, अब मेरे पास एक कंप्यूटर बुक बच रहा है और 3 ज्योग्राफी बुक्स बच रहा है, तो टोटल 4 बुक्स है मेरे पास ये दूसरे साइड को फिल करने के लिए। तो इसको यहाँ पे मैं फिल कर सकता हूँ इन 4 वेज। अब डन हो गया। तो मान लो एक ज्योग्राफी बुक जा चुका है, तो अब ज्योग्राफी बुक कितना बचा है, ज्योग्राफी बुक 2 बच रहा है। तो अभी हाउ मेनी बुक्स आई हैव अवेलेबल इन माय हैंड, देखो 2 ज्योग्राफी बुक्स है मेरे पास, 5 मैथ बुक्स है एंड 1 कंप्यूटर बुक है, तो ऐड करोगे तो कितना आएगा, टोटल 8 बुक्स अभी मेरे पास अवेलेबल है। और प्लेसेस कितने अवेलेबल है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 बुक्स को 8 प्लेसेस में अरेंज करना है। इन हाउ मेनी वेज वी कैन डू दैट, इन सिंपली 8 फैक्टोरियल वे। ये बताने के लिए ज़रूरत है नहीं, बहुत बार ये हम लोग बताते आ रहे हैं, ये टेक्निक, ये फॉर्मुलेशन, ये कंसेप्ट बहुत बार यूज होता है। तो इसका मतलब मेरे पास टोटल आंसर क्या आ जाएगा फॉर द फर्स्ट केस, दैट इज 5 into 8 factorial into 4, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वेज टू कंप्लीट द फर्स्ट कंडीशन। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा, दिस इज योर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज। ठीक है, 5 into 4 into 8 फैक्टोरियल। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन में, खुद से पहले ट्राई करो पॉज करके। द ज्योग्राफी बुक्स आर नेवर साइड बाय साइड, मतलब ज्योग्राफी बुक्स साथ में नहीं रह सकता है, साइड बाय साइड मतलब साथ में नहीं रह सकता है, मतलब 2 ज्योग्राफी बुक्स के बीच में आइदर एक कंप्यूटर और एक और क्या दूसरा है मैथ्स बुक रहना चाहिए, 2 ज्योग्राफी बुक एक साथ नहीं रह सकता है। सो हाउ टू डू इट, अच्छा तो इसको कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 2 को, कंडीशन नंबर 2 को, ये वही लड़का लड़की वो वाला क्वेश्चन है जहाँ पे हम लोगों ने ये जो हम लोगों ने टेक्निक किया था, ताकि 2 men आर टुगेदर सो दैट 2 women आर नॉट टुगेदर, यहाँ पर भी सेम है। द ज्योग्राफी बुक्स आर नेवर साइड बाय साइड, मतलब वही ज्योग्राफी बुक्स आर नॉट टुगेदर, ज्योग्राफी बुक्स के बीच में मुझे कंप्यूटर और मैथ्स बुक को रखना है। दिस इज द टेक्निक दैट यू हैव टू यूज हियर। अच्छा मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, जगह चाहिए होगा। सो दिस इज द टेक्निक दैट यू हैव टू यूज हियर। सो क्या करना है, पहले बिल्कुल वहाँ पे हम लोगों ने पहले मेन को अरेंज कर लिया था, तो यहाँ पर भी हम लोग सेम करेंगे, पहले मैथ्स एंड कंप्यूटर बुक्स को हम लोग रख लेंगे, फिर बीच में हम लोग ज्योग्राफी बुक्स घुसाएंगे। ये टेक्निक है, वही सेम टेक्निक है, ठीक है। तो हाउ मेनी मैथ्स एंड कंप्यूटर बुक्स टोटल अगर ऐड करें तो कितना टोटल बुक्स हो रहा है, टोटल 7 बुक्स है ना। मतलब मान लो यहाँ पे मैथ्स हो गया, फिर कंप्यूटर, फिर एक कंप्यूटर, फिर मैथ्स, फिर मैथ्स, ऐसे भी हो सकता है, या फिर इनके बीच में भी मतलब डिफरेंट अरेंजमेंट्स बन सकता है। मतलब ये जो कंप्यूटर बुक है ये बोलेगा नहीं मुझे सामने जाना है, मैथ्स बुक बोलेगा नहीं मुझे यहाँ पे आना है, तो इनके बीच में डिफरेंट अरेंजमेंट्स बन सकता है। तो हाउ मेनी टोटल यहाँ पे अगर लिखना चाहूँ कि टोटल मैथ्स बुक्स इक्वल्स टू 5 एंड टोटल कंप्यूटर बुक्स इक्वल्स टू 2, तो अगर इनको ऐड करूं तो टोटल मैथ्स एंड कंप्यूटर बुक्स वी आर गेटिंग 7, और इन 7 बुक्स को मैं अरेंज कर सकता हूं इन हाउ मेनी वेज, दिस 7 बुक्स कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज, कैन बी अरेंज्ड इन 7 फैक्टोरियल वेज। क्या हो गया, डन। अब इनके अब यहाँ पे प्लेसेस निकलेगा, वो क्या बोलते हैं ज्योग्राफी बुक्स को रखने के लिए,
ताकि अब देखो अगर ये जो मैंने स्पेसेस बनाया इन जगह पे अगर मैं ज्योग्राफी बुक्स को रखूंगा, इन जगह पे अगर मैं ज्योग्राफी बुक्स को रखूंगा तो ऑटोमेटिकली दो ज्योग्राफी बुक्स के बीच में कोई दूसरा सब्जेक्ट का बुक आ जाएगा, एंड सो दैट द ज्योग्राफी बुक्स आर नेवर साइड बाय साइड वाला कंडीशन फुलफिल हो जाएगा। अब देखो तो इस तरीके से कितने प्लेसेस बन रहा है ज्योग्राफी बुक्स को रखने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, सो टोटल 8 प्लेसेस बन रहा है ज्योग्राफी बुक्स को रखने के लिए। तो लाइक अब इसके बाद लिखेंगे कि ज्योग्राफी बुक्स कैन बी अरेंज्ड, ज्योग्राफी मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बुक्स कैन बी अरेंज्ड इन, अब देखो तो टोटल 8 प्लेसेस है ज्योग्राफी बुक्स को रखने के लिए, और मेरे पास ज्योग्राफी बुक्स अवेलेबल कितना है, टोटल 3 ज्योग्राफी बुक्स आई हैव, तो दैट कैन बी अरेंज्ड इन 8p3 वेज। क्यों p आ रहा है, परमुटेशन क्यों आ रहा है, वही क्योंकि यहाँ पे अरेंजमेंट हो रहा है। तो मेरा फाइनल आंसर क्या बनेगा फॉर द सेकंड टाइप, मतलब सेकंड कंडीशन, तो फाइनल आंसर मेरा ये बनेगा कि दैट इज 7 फैक्टोरियल फॉर कंप्यूटर एंड मैथ्स बुक्स इनटू 8p3, that is for the geography books. So this will be your final answer for the second question, question number 2। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन है books of the same subject are kept together, books of the same subject are kept together। ये तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, ये तो कुछ नहीं है। तो बुक्स ऑफ द सेम सब्जेक्ट केप्ट टुगेदर मतलब ज्योग्राफी बुक कितने हैं, टोटल 3 बुक्स, अच्छा मैथ्स बुक कितने हैं, टोटल 5 बुक्स, एंड कंप्यूटर बुक्स कितने हैं, टोटल 2 बुक्स। ठीक है, तो सेम सब्जेक्ट का बुक साथ में रखना है, मतलब वही सेम वीमेन को साथ में रखना है। जो क्वेश्चन किया था हमने वहाँ पे जो 8 वीमेन था उनको हम लोगों ने एक यूनिट मान लिया था, ये वाला क्वेश्चन है ना, एक यूनिट मान लिया था, एक ही ऑब्जेक्ट मान लिया था। यहाँ पर भी हम लोग सेम करेंगे कि 3 ज्योग्राफी बुक्स को हम लोग 1 यूनिट मान लेंगे, 5 मैथ बुक्स को हम लोग 1 यूनिट मान लेंगे, एंड 3 कंप्यूटर बुक्स को हम लोग 1 यूनिट मान लेंगे। मतलब यहाँ पे क्या अरेंजमेंट कैसे होगा कि ये जो 3 बुक्स है ज्योग्राफी का ये साथ में रहेगा, मैथ्स बुक जो 5 मैथ्स बुक्स है 1 2 3 4 5 जो मैथ्स बुक्स है वो साथ में रहेगा एक साथ, एंड जो कंप्यूटर का जो 2 बुक्स है 2 बुक्स है वो साथ में रहेगा, इस तरीके से। तो अब ये देखो यहाँ पे, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, ये जो 3 ज्योग्राफी बुक्स है ये अपने बीच में थोड़ा सा अरेंजमेंट इधर उधर कर सकता है। मतलब ये ज्योग्राफी बुक बोलेगा नहीं मैं बाद में जाऊँगा, ये ज्योग्राफी बुक बोल सकता है कि मैं बीच में आना चाहता हूँ। तो यहाँ पे दिस 3 ज्योग्राफी बुक्स कैन बी अरेंज्ड इन 3 फैक्टोरियल वेज। सिमिलरली ये पहला वाला मैथ्स बुक बोलेगा मैं बीच में जाऊँगा, ये बीच वाला बोलेगा मैं बाद में जाऊँगा। तो ये 5 मैथ बुक्स कैन बी अरेंज्ड इन 5 फैक्टोरियल वेज, एंड दिस 2 कंप्यूटर बुक ये बोल सकता है मैं बाद में आऊँगा, ये बोल सकता है मैं पहले आऊँगा। तो ये यहाँ पर भी हो सकता है 2 फैक्टोरियल वेज। अब और ये मल्टीप्लाइड होगा मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल की वजह से। लेकिन एक और अरेंजमेंट यहाँ पे ये हो सकता है कि मान लो ये ज्योग्राफी बुक्स का सेट ये बोल रहा है कि मुझे कंप्लीटली एंड में रहना है, और कंप्यूटर बुक्स का सेट बोल रहा है कि मुझे बीच में रहना है। तो इनके बीच में भी मतलब ये सेट्स कंप्यूटर बुक का सेट, मैथ्स का सेट और ज्योग्राफी का सेट, इनके बीच में भी अरेंजमेंट पॉसिबल है। एंड ये कितने वेज में पॉसिबल है, ये 3 फैक्टोरियल वेज में पॉसिबल है। क्यों 3 फैक्टोरियल, क्योंकि टोटल 3 यूनिट्स हो गया था यहाँ पे तीनों को, मतलब ज्योग्राफी का 1 यूनिट, मैथ्स का 1 यूनिट एंड सी कंप्यूटर का 1 यूनिट, मतलब टोटल 3 यूनिट्स, एंड दैट कैन बी आल्सो अरेंज्ड इन 3 फैक्टोरियल वेज। सो ये बन जाएगा मेरा फाइनल आंसर फॉर द लास्ट केस, दैट इज 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। आई होप यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अगर मज़ा आ रहा है, चीज़ें समझ में आ रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मिल रहे हैं, एक लाइक तो ज़रूर कर सकते हो, है ना, और उसके साथ साथ शेयर एंड सब्सक्राइब जितना ज़्यादा हो सके दबा के बिल्कुल, है ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा, तो वही मैरिज वाला क्वेश्चन। अब ये हम लोग ना अभी तक हम लोग चल रहे थे साइड बाय साइड, मतलब वही साथ में रखने का नहीं रखने का वो कैटेगरी चल रहा था। अब यहाँ पे आ गया पेयर्स, मतलब सॉरी, अब पेयर बनाना है, 2 टाइप्स ऑफ कैटेगरी के बीच में पेयर बनाना है। तो हाउ मेनी वेज वी कैन डू दैट। तो मैं एक हिंट देता हूँ, ये तुम लोग खुद बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। इसको ना बिल्कुल वही स्टूडेंट एंड चेयर जैसा सोचना है, क्योंकि यहाँ पे लड़के कम है लड़कियाँ ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एंड ये हो जाएगा तुम्हारा r दैट इज नंबर ऑफ चेयर्स। मतलब 8 वीमेन को, मतलब 8 पर्सन को मुझे इन 7 चेयर्स पे पुट करना है। इस तरीके से इसका सॉल्व करना, सो दैट या आसानी से हो जाएगा। टोटल 8 पर्सन को मुझे 7 चेयर्स पे बिठाना है। हाउ मेनी वेज वी कैन डू दैट। तो बताना इसका आंसर क्या होगा। अगर मैरिज को इस पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करने के लिए सोचोगे तो वो आसानी से हो जाएगा, इसीलिए मैंने इस तरीके से बताया है। ठीक, इसका ये मैं फिलहाल होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, सोचो इसको ज़रा।
अगर सभी मैं बता दूं तो तुम लोग क्या करोगे, प्रैक्टिस होना चाहिए, इसका कमेंट ज़रूर करना एंड आई सी कि कौन सही जवाब दे रहा है एंड कौन गलत। ठीक है, अच्छा अब सबसेट्स वाला टाइप है, ये भी एक डिफरेंट कैटेगरीज है। इसमें क्या होगा कि एक सेट में से एक छोटा सा सेट, मतलब वही जो सबसेट का कंसेप्ट होता है। तो डिफरेंट कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डाला है समझने के लिए। सो लेट अस सी द क्वेश्चंस वन बाय वन। तो पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, तो टोटल 18 गेस्ट्स हैं जिनको हमें बिठाना है चेयर पे। कोई कॉन्फ्रेंस रूम है मान लो, कोई बोर्ड रूम जैसा है जहाँ पे हमें पुट करना है टोटल 18 गेस्ट्स को। तो टोटल 18 चेयर्स है, पिक्चर थोड़ा सा कैजुअली बना है ना, माइंड मत करना। तो टोटल 18 चेयर्स है, 9 चेयर्स उस साइड है, 9 चेयर्स इस साइड है टेबल के। ठीक है, तो अब यहाँ पे कंडीशंस है, कोई कोई इंसान है जिसका कुछ कुछ प्रेफरेंसेस है कि मुझे यहाँ बैठना है, मुझे यहाँ बैठना है। ये हमेशा होता ही है, हर एक मीटिंग में, हर एक जगह पे कुछ ऐसे लोग हमें मिल जाते हैं। तो यहाँ पर भी वही सेम केस है। तो ये जो टेबल है मान लो, ये को भी मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब बना है। यहाँ पे मान लो एक बुक रखा हुआ है, तो 4 पर्टिकुलर गेस्ट्स ऐसे हैं कि जिनको इस बुक वाले साइड में ही बैठना है, मतलब इस साइड में बैठना है। 4 ऐसे लोग, ऐसे 4 ऐसे पर्टिकुलर गेस्ट्स हैं। बाकी 3 ऐसे भी पर्टिकुलर गेस्ट्स हैं आउट ऑफ दिस 18 गेस्ट्स जिनको ये बुक वाले साइड में नहीं बैठना है, दूसरे साइड में बैठना है कि इस साइड में बैठना है। ऐसे 3 लोग हैं मेरे पास। तो क्वेश्चन ये है कि इन हाउ मेनी वेज मैं इस अरेंजमेंट को कंप्लीट कर सकता हूं ताकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो खुद से ट्राई करो पॉज करके। बिल्कुल मैंने क्लियरली बता दिया यहाँ पे क्या कुछ करना है, अब खुद से ट्राई करो। अब देखो मेरे साथ सेम आंसर आ रहा है कि नहीं। मैं इसलिए हमेशा ये बोलता हूँ ना, क्वेश्चन को मेरिट पे सॉल्व करना चाहिए। तो कोई लोड नहीं है कि याद रखने का, कोई लोड नहीं है, मेरिट पे सॉल्व करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, विजुअलाइज करके सॉल्व करो। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। तो देखो स्टार्ट करते हैं इस 18 गेस्ट्स से। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 4 पर्टिकुलर गेस्ट्स हैं जो कि मुझे इस साइड में रखना है, इस वाले साइड में रखना है। तो यहाँ पे चेयर कितने हैं टोटल 9 चेयर है ना। 18 टोटल गेस्ट्स है, आधे उधर आधे, मतलब ये लिखा है ना हाफ ऑन ईच ऑफ द साइड्स। तो 9 चेयर्स इन दैट साइड, 9 चेयर्स इन दिस साइड। तो फर्स्ट ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फर्स्ट स्टेप फॉर दिस 4 पर्टिकुलर गेस्ट्स। तो अब तुम लोग बताओ कि टोटल 9 चेयर्स है, इन 9 चेयर्स में इन 4 पर्टिकुलर गेस्ट्स को मैं पुट कर सकता हूँ या फिर बैठा सकता हूँ। इन हाउ मेनी वेज इट इज़ पॉसिबल। तो दिस 4 गेस्ट्स कैन बी अरेंज्ड in this 9 chairs in total 9p4 ways। देखो यहाँ पे 4p क्यों हो रहा है, परमुटेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि मान लो एक इन 4 में से एक इंसान ऐसा है कि जिसको अगर मैं उसको मैंने यहाँ पे इस चेयर में पुट कर दिया, बिठा दिया, वो बोलेगा नहीं मुझे इस चेयर में बैठना है। और इस चेयर में जो लोग जो पर्सन बैठा था वो बोलेगा नहीं मुझे इस चेयर में जाना है। तो इनके बीच में भी अरेंजमेंट पॉसिबल है। तो यहाँ पे डेफिनेटली अरेंजमेंट वर्ड आ रहा है, अरेंज वर्ड आ रहा है। तो दैट इज वाई यहाँ पे p परमुटेशन यूज हुआ है। 9p4, 9 इज द टोटल नंबर ऑफ चेयर्स, n का वैल्यू, 4 इज द नंबर ऑफ फेवरेबल पर्सन जिनको मुझे बैठाना है उस 9 चेयर पे, इसलिए 9p4 हो रहा है क्योंकि अरेंजमेंट हो रहा है यहाँ पे। अच्छा हो गया, डन। अच्छा अब चलते हैं इस अदर साइड वाले जो 3 पर्सन है इसके ऊपर। ये जो 3 पर्सन यहाँ पे बैठेगा, तो यहाँ पर सेकेंड स्टेप में क्या करूंगा मैं, तो यहाँ पर भी मतलब उस साइड में भी टोटल 9 चेयर्स है और वहाँ पे उन पर्टिकुलर 3 लोगों को, 3 गेस्ट को बिठाना है। तो इन हाउ मेनी वेज इट इज पॉसिबल, बिल्कुल सेम तरीके से 9p3 वेज में इट इज पॉसिबल। अब देखो कितने लोग बैठ चुके हैं, रिमेनिंग पर्सन कितना है पहले ये देख लेते हैं। रिमेनिंग पर्सन कितना है, रिमेनिंग पर्सन कितना है, टोटल 18 लोग थे, टोटल 18 गेस्ट्स थे, उनमें से 4 लोग बैठ चुके हैं इस साइड में, 3 लोग बैठ चुके हैं उस साइड में। इसका मतलब 4 - 3 मतलब टोटल अभी 11 लोग बाकी हैं जिनको बैठाना है। और 11 लोग को पुट करने के लिए मेरे पास चेयर कितना अवेलेबल है, रिमेनिंग चेयर्स कितना है, रिमेनिंग चेयर्स भी 11 ही है ना। टोटल 18 चेयर्स था, उसमें से 7 लोग बैठ चुके हैं, 7 चेयर्स आर ऑक्यूपाइड, तो रिमेनिंग चेयर्स भी 11 है। तो इन 11 चेयर्स में इन 11 लोगों को जिनका कोई कंडीशन नहीं है, मैं जिसी को भी कहीं भी पुट कर सकता हूँ। तो दिस अरेंजमेंट कैन बी डन इन हाउ मेनी वेज, दिस अरेंजमेंट, ये लास्ट स्टेप वाला अरेंजमेंट कैन बी डन इन टोटल 11 फैक्टोरियल वेज। तो अब कुल मिला के मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल से मेरा फाइनल आंसर बन जाएगा, दैट इज 9p4 इंटू 9p3 इंटू 11 फैक्टोरियल। सो दिस इज योर फाइनल आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप ये बिल्कुल क्लियर है। बिल्कुल इसी तरीके से मेरिट पे सॉल्व करना है। मैं बार बार बता रहा हूँ, क्वेश्चन को पढ़ो, विजुअलाइज करो, फिर उसको सॉल्व करो। दैट्स इट, ठीक है। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से, क्या लिखा है। इसका मैं हिंट बता दूंगा, सॉल्व करने का टेक्निक बता दूंगा, फाइनल आंसर सॉल्व करके क्या आएगा दैट यू हैव टू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन एज होमवर्क, ठीक है। इसका फाइनल आंसर तुम लोग मुझे कमेंट करना
इन द कमेंट सेक्शन क्या है। देखो क्वेश्चन क्या है, टोटल 8 चेयर्स रखा हुआ है और चेयर्स का नंबरिंग भी गिवन है, लाइक ये फर्स्ट 1 नंबर का है, सेकेंड थर्ड करके ऐसे अप टू 8 नंबर तक चेयर्स का जो है वो नंबर गिवन है। और इन चेयर्स में बिठाना है कितने लोगों को, 2 वीमेन एंड 3 मेन को इनमें पुट करना है, ठीक है। अब उसके बाद कुछ कंडीशन है, इसका कंडीशन के अकॉर्डिंग तुम लोग को इसका जो है फाइनल अरेंजमेंट नंबर ऑफ पॉसिबल वेज निकालना है। सो द फर्स्ट वीमेन चूज द चेयर फ्रॉम अमंग्स द चेयर्स मार्क्ड 1 to 4। ये 1 to 4 के बीच में पहले जो मतलब जो वीमेन है इसका सिलेक्शन होगा। इन फर्स्ट चेयर 4 चेयर में से 4 चेयर में तुम लोगों को 2 वीमेन को पुट करना है। इन हाउ मेनी वेज दैट इज पॉसिबल मैं नहीं बताऊंगा। एंड देन द मेन सिलेक्ट द चेयर्स फ्रॉम द अमंग्स रिमेनिंग। तो ये लड़की लोग पहले बैठ जाए, बहुत शिवलरी वाले मेन है भाई, अच्छा है। तो पहले लड़कियों को बैठने दिया अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद वो बैठ गया, 2 वीमेन जो है वो बैठ गए, फिर उसके बाद जो रिमेनिंग चेयर्स है वहाँ पे बाकी मेन को पुट करना है। तो इन हाउ मेनी वेज वी कैन डू दैट। तो वीमेन का एक अरेंजमेंट बनेगा जो भी होगा समथिंग इनटू मेन का एक अरेंजमेंट बनेगा एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर। सो यू हैव टू गिव मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन एंड अगर चाहो तो उसके साथ एक लाइन में, 1 या 2 लाइन में लॉजिक भी जरूर लिख देना, ठीक है। तो दिस इज फॉर योर होमवर्क। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब मैंने बताया था डिजिट्स रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होता है, जनरेट भी होता है और ये परमुटेशन में ही आता है। तो डिजिट्स रिलेटेड क्वेश्चंस अभी देखते हैं। स्टार्ट 2-3 इंपॉर्टेंट टाइप्स करेंगे और भी क्वेश्चंस करेंगे जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालूंगा। इसके बाद पहले थोड़ा सा कंसेप्ट पूरा खत्म कर दूँ, फिर इसके बाद तब वहाँ पे और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सो डू नॉट वरी। तो हाउ मेनी, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी 5 डिजिट्स नंबर डिविजिबल बाय 3 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दिस डिजिट्स 0 1 2 3 4 5। इनको यूज करके मैं ऐसे कितने 5 डिजिट नंबर्स बना सकता हूं जो कि 3 से डिविजिबल हो, ठीक है। तो पॉज करो, पहले खुद सोचो, फिर वेरीफाई योर आंसर। एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता दूँ, जब तक क्वेश्चन में विथ रिपीटेशन गिवन नहीं है तो हमें मान के चलना है ये विदाउट रिपीटेशन ही है। बाय डिफॉल्ट हम लोग विदाउट रिपीटेशन पकड़ के ही चलते हैं। इसका मतलब जब जो भी 5 डिजिट नंबर में बनाऊंगा इन डिजिट्स को यूज़ करके, उस 5 डिजिट नंबर में कोई भी रिपीट जो है वो रिपीट नहीं होगा, नो रिपीटेशन वाला। इसलिए मैंने शुरू में बता दिया था रिपीटेशन हम लोग फिलहाल, रिपीटेशन से कुछ नहीं, क्वेश्चन ईजी हो जाता है, इसलिए अमूमन रिपीटेशन नहीं देता है क्वेश्चन में। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो कि इसको सॉल्व करने के लिए हमें जानना ज़रूरी है। पहले तो 3 से डिविजिबल होने का कंडीशन, कोई भी एक नंबर 3 से तब डिविजिबल होता है जब उस नंबर में जितने भी डिजिट्स है उनका सम जब 3 से डिविजिबल हो, है ना। इफ़ यू रिमेंबर, फिर से बता देता हूँ, कोई मान लो एक नंबर है 123, क्या ये 3 से डिविजिबल है? कैसे पता चलेगा कि अगर इनका डिजिट्स का सम दैट इज़ 1 + 2 + 3 दैट इज़ 6, अगर दिस इज डिविजिबल बाई 3 अगर हुआ तो इसका मतलब जो मेन नंबर है वो भी 3 से डिविजिबल होगा, ये कंडीशन है। दूसरी पॉइंट ये है कि मुझे एक 5 डिजिट नंबर बनाना है, लेकिन मेरे पास डिजिट्स कितने अवेलेबल है, टोटल 6 डिजिट्स अवेलेबल है। तो इसका मतलब वन थिंग इज फॉर श्योर कि 1 डिजिट विल बी अनयूज्ड, मतलब ये 6 डिजिट्स में से एक डिजिट जो है वो अनयूज्ड रहेगा, 1 डिजिट विल बी अनयूज्ड। ये पहले दिमाग में क्लियर कर लो, कोई ना कोई एक डिजिट को तो मुझे छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अब सोचो कि कौन कौन सा डिजिट्स मैं छोड़ सकता हूँ इनमें से। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 को छोड़ दूँ, इफ आई डू नॉट यूज 2, है ना, इफ 2 इज फॉर एग्जांपल इफ 2 इज अनयूज्ड, ये मैं तुम लोग को समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, इफ 2 इज अनयूज्ड, ठीक है। अगर 2 को मैं यूज नहीं कर रहा हूँ तो बाकी का जो डिजिट्स है उनका सम क्या बन रहा है, दैट इज 0 + 1 + 3 + 4 + 5 इक्वल्स टू कितना हो रहा है यहाँ पे 13। क्या 13 3 से डिविजिबल है? 13 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, इज नॉट डिविजिबल बाई 3। इसका मतलब 2 को यूज करना ही पड़ेगा, 2 कैन नॉट बी अनयूज्ड, 2 कैन नॉट बी अनयूज्ड, वी हैव टू यूज 2। इस तरीके से अगर देखोगे एक एक करके डिजिट्स को मतलब छोड़ के रिमूव करके उनका सम लेके अगर देखोगे तो तुम्हें यहाँ पे पता चलेगा केवल 2 ही ऐसे डिजिट्स है जो कि अनयूज्ड रह सकता है, दैट इज 0 and 3। 0 and 3 कैन बी अनयूज्ड, दिस 2 डिजिट्स कैन बी अनयूज्ड। एक एक करके यहाँ पे पकड़ के देखना। फॉर एग्जाम्पल अगर 5 को छोड़ना चाहो, अगर मान लो 5 को छोड़ना चाहो तो क्या हो रहा है, 0 + 1 + 2 + 3 + 4। इसका मतलब क्या हो रहा है, सम करके 2 3 and 10। इसका मतलब नहीं छोड़ सकता क्योंकि इसका सम आ रहा है 10 जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब 5 को हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं, केवल 0 and
3 ऐसा नंबर्स है जिनको अगर छोड़ भी दूँ तो भी जो सम आएगा वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा, तो इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसी को लेके आगे का कैलकुलेशन करना है। इसका मतलब यहाँ पे 2 केस होगा, एक बार 0 इज अनयूज्ड और एक बार 3 इज अनयूज्ड, और इस तरीके से वी हैव टू सॉल्व इट। नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन, द फर्दर सॉल्यूशन। अच्छा, तो जब 0 यूज होगा तब वो वाला केस थोड़ा सा ट्रिकी बनेगा, उसको मैं बाद में करता हूँ। पहले ये वाला केस कर लेते हैं वेयर 0 इज अनयूज्ड। ठीक है, तो फर्स्ट केस मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, केस नंबर 1। ये वाला ये जो रीजंस मैंने यहाँ पे दिया है ना, जो ये थोड़ा सा सोल्यूशन में भी लिख देना। केस 1 में कर रहा हूँ कि व्हेन 0 इज अनयूज्ड, व्हेन 0 इज अनयूज्ड, इसका मतलब कौन कौन सा डिजिट्स है जो कि यूज होगा, 1 2 3 4 5, और इनको लेके मैं कोई भी नंबर बनाऊं, 5 डिजिट नंबर कोई भी बनाऊं, वो 3 से डिविजिबल होगा ही होगा, क्योंकि इनका अगर सम देखोगे 5 6 15, द सम इज 15 एंड ये 15 जो है डेफिनेटली 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब इनको यूज करके मैं जो भी नंबर बनाऊं वो डेफिनेटली 3 से डिविजिबल होगा। अब तुम लोग ये बताओ कि मेरे पास 5 डिजिट्स है और इन 5 डिजिट्स को इन हाउ मेनी वेज आई कैन अरेंज। तो अगर पूछूंगा तो तुम बोलोगे कि यहाँ पे पुट करने के लिए आई हैव टोटल 5 ऑप्शंस, मान लो इसमें से एक डिजिट पुट हो गया तो नाउ आई हैव 4 ऑप्शंस, मान लो एक डिजिट पुट हो गया, आई हैव 3 ऑप्शंस, एक पुट हो गया, मान लो आई हैव नाउ 2 ऑप्शंस, एक पुट हो गया, मान लो आई हैव नाउ 1 सिंगल ऑप्शन, वो पुट हो गया। तो यूजिंग मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल बेसिकली द आंसर इज 5 फैक्टोरियल, राइट। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 को यूज करके मैं टोटल 5 फैक्टोरियल दैट इज 120 नंबर्स बना सकता हूँ, तो 5 डिजिट नंबर बना सकता हूँ जो कि 3 से डिविजिबल है। नाउ केस 2, अब इसमें वो 0 को हमें यूज करना है, दैट इज व्हेन 3 इज अनयूज्ड, व्हेन 3 इज अनयूज्ड, व्हेन 3 इज अनयूज्ड। अब 0 को यूज करने में एक दिक्कत है, दैट इज मतलब यहाँ पे कौन कौन सा डिजिट यूज हो रहा है, 0 1 2 4 5। अब एक 5 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है। अब मान लो अगर मैं इस प्लेस में 0 रख दूं और बाकी प्लेस में मान लो 2 4 1 एंड 5 रख दूं, तो क्या ये एक 5 डिजिट नंबर है? नहीं, ये एक 4 डिजिट नंबर है, क्योंकि बिल्कुल जो लेफ्ट साइड वाला प्लेस है यहाँ पे 0 रखने से वो काउंट नहीं होता है, पता है, तो दिस इज 4 डिजिट नंबर। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए हमें इसको सॉल्व करना है, बाकी तो ठीक ही है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि मतलब इसका 2 केस हम लोग सोचेंगे। पहले हम लोग पहले इस तरीके से इसको लिखते हैं कि यहाँ पे लिखता हूँ कि प्लेस 0, क्योंकि 0 यूज हो रहा है यहाँ पे, है ना, प्लेस 0 इफ आई अवॉइड द लेफ्ट मोस्ट पोजिशन, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक समझना, इस 0 को मैं इस पोजिशन में नहीं रख सकता हूँ, ठीक है। तो 0 को रखने के लिए हाउ मेनी ऑप्शंस या फिर हाउ मेनी प्लेसेस डू आई हैव 4 प्लेसेस, इस तरीके से सोच सकते हो। तो 0 can be put in total 4 places and that can be done in 4 factorial ways, in total 4 places। इसको छोड़ दो, हो गया। मान लो 0 यहाँ पे पुट हो गया, 0 यहाँ पे फिक्स्ड हो चुका है, 0 यहाँ पे डन है। अब बाकी का ये जो पोजीशन है, दैट इज ये वाला पोजीशन, ये एंड ये यहाँ पे पुट करने के लिए हाउ मेनी ऑप्शंस डू आई हैव हियर, टोटल 4 ऑप्शंस आई हैव हियर, और इनको मैं किन तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, इन 4 फैक्टोरियल वेज। तो इन 4 फैक्टोरियल वेज मैं 2 4 1 एंड 5 इन डिजिट्स को इन जगह पे रख सकता हूँ। सो इसका मतलब इस केस का टोटल नंबर ऑफ वेज कितना बन रहा है, 4 × 4 फैक्टोरियल फॉर द सेकेंड केस, ठीक है। 4 × 4 फैक्टोरियल बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। इसको अपने तरीके से भी सोच सकते हो, अगर समझ में नहीं आया तो ज़रूर कमेंट करना, मैं कमेंट में फिर से एक और बार मैं बताने का कोशिश करूंगा। और क्या हुआ फिर से मैं बता देता हूँ, 0 को मैं इस पोजीशन में नहीं रख सकता हूँ, इसलिए 0 को फिल करने के लिए मेरे पास 4 ही प्लेसेस अवेलेबल है, जो अभी मैंने मार्क किया, ये वाला 4 प्लेसेस। तो इन 4 प्लेसेस मतलब 0 कैन बी पुट इन 4 प्लेसेस, इसीलिए 0 के लिए 4 आ गया। अब 0 को मान लो मैंने किसी एक प्लेस में, मान लो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, तो बाकी का ये जो 4 प्लेसेस है अभी जो जिनको मैंने सर्कल किया, वहाँ पे पुट करने के लिए मेरे पास 4 ऑप्शन अवेलेबल है, 2 4 1 एंड 5, एंड दिस कैन बी पुट इन दोस 4 प्लेसेस इन 4 फैक्टोरियल वेज। तो इस केस 2 के लिए टोटल नंबर ऑफ वेज बन रहा है बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, दैट इज 4 × 4 फैक्टोरियल। तो मेरा फाइनल आंसर क्या बनेगा, फाइनल आंसर बनेगा लेकिन एडिशन प्रिंसिपल से, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसीलिए मैंने प्रिंसिपल्स को मैंने पहले करा दिया, और वो क्यों, देखो मुझे क्वेश्चन में क्या था, हाउ मेनी 5 डिजिट्स नंबर डिविजिबल बाय 3 कैन बी फॉर्म्ड
फाउंड यूजिंग दिस डिजिट्स। तो वो मतलब दिस 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द मेथड ऑफ केस 1, आइदर यूजिंग द मेथड ऑफ केस 1 और यूजिंग द मेथड ऑफ केस 2 और यूजिंग द मेथड ऑफ केस 2, है ना, क्योंकि केस 1 अकेला ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, केस 1 का मेथड अकेला मुझे वो ऑल द नंबर्स वो दे रहा है, या फिर केस 2 अकेला दे रहा है। तो फाइनल अब मुझे दोनों को ही लेके आंसर कंप्लीट करना है, तो फाइनल आंसर क्या बनेगा, बाय यूजिंग एडिशन प्रिंसिपल, केस 1 का नंबर ऑफ वेज प्लस, क्योंकि हमें पता है आइदर और होने से प्लस आता है, ये मैंने बिल्कुल शुरू में बता दिया था, प्लस 4 इंटू 4 फैक्टोरियल। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, 5 फैक्टोरियल प्लस 4 इंटू 4 फैक्टोरियल इज योर फाइनल आंसर। आई होप ये बिल्कुल क्लियर है। कंसेप्ट अगर समझ में आए, अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना एंड शेयर करना अमंग योर फ्रेंड्स जितना ज़्यादा हो सके। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ज़्यादा नहीं और एक आधी क्वेश्चन से करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स आर देयर with no digit is replaced or repeated, वही even digits appear in the even places and odd digits appear in the odd places and the number is divisible by 4। बहुत सारा कंडीशंस है इसमें। एक मतलब 6 डिजिट नंबर्स हमें बनाना है, टोटल 6 प्लेसेस ऐसे मैंने बना लिया, 6 डिजिट्स नंबर हमें बनाना है यूजिंग द डिजिट्स 0 से लेके 9 तक मैं सभी डिजिट्स यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। अब ध्यान किसका रखना है, एक तो नो रिपीटेशन, मतलब ऐसा नहीं होगा, ऐसा नंबर हम लोग नहीं बना सकते कि 1 0 1 2 4 3, ये 2 1 यहाँ पे यूज़ हुआ, ये अलाउड नहीं है। सो नो रिपीटेशन, ये ध्यान रखना एक चीज़ से। अब यहाँ पे और भी बहुत सारा कंडीशंस गिवन है, अब इनको एक एक करके हमें कंसिडर करते हुए सॉल्व करते चलना है, तो ध्यान रखना इस सॉल्यूशन का। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही हटके थोड़ा सा क्वेश्चन है, तो आई होप समझ में आएगा तुम लोगों को। देखो क्या है कि फर्स्ट कंडीशन ये है कि इवन प्लेसेस में इवन डिजिट्स रहेगा, इवन प्लेसेस में इवन डिजिट्स रहेगा एंड ऑड प्लेसेस में ऑड डिजिट्स रहेगा। और एक और एक्स्ट्रा कंडीशन है कि नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। अब तुम लोग ये बताओ कि एक नंबर 4 से डिविजिबल कब होता है, ये पहले तो ये जानना ज़रूरी है। एक नंबर, कोई भी एक नंबर मान लो, वो मान लो 216, ये 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, कैसे पता चलेगा, उसका एंड का 2 डिजिट्स दैट इज यूनिट प्लेस एंड 10th प्लेस, यूनिट प्लेस एंड 10th प्लेस में जो नंबर बन रहा है, अगर ये नंबर 4 से डिविजिबल है, अगर ये नंबर 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। मान लो ये कौन सा साल चल रहा है, 2024 चल रहा है, हमें पता करना है क्या है 4 से डिविजिबल है, हाँ ये 4 से डिविजिबल है, क्योंकि ये इस यूनिट प्लेस एंड 10th प्लेस को मिला के जो नंबर है वो 4 से डिविजिबल है, मतलब पूरा इंटायर नंबर 4 से डिविजिबल है। तो ये थोड़ा सा कंडीशन हमें ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है, अब ज़रा सोच के देखो कि क्या क्या केसेस हो सकता है यहाँ पे। तो अगर हम लोग सोच के देखें बिल्कुल शुरू से, ये जो यूनिट एंड 10th प्लेसेस है, ये किस तरीके से फिल हो सकता है, लाइक ताकि वो 4 से डिविजिबल हो। 0 हो सकता, 0 से स्टार्ट करें, 0 4 0 8, फिर उसके बाद 12 है ना, 16, फिर 16 के बाद क्या 20, ऐसे 4 करके ऐड करते हुए चलना होगा, 24 28 32, इस तरीके से इसको हमें कंटिन्यू करना है अप टू लाइक 100, मतलब जहाँ तक हम लोग मैक्सिमम जा सकते हैं दैट इज 88 92 96, बस इसके आगे नहीं जा सकते क्योंकि 100 हो जाएगा। सो अगेन विल कम बैक टू दिस वन। तो दीज आर द पॉसिबल लाइक अरेंजमेंट्स या फिर केसेस जो हो सकता है, लाइक फॉर दिस टू प्लेसेस 10th प्लेस एंड यूनिट प्लेस, ये इन दोनों प्लेसेस के लिए इतने सारे केसेस हो सकता है, जो मतलब ताकि जो नंबर है वो 4 से डिविजिबल हो जाए, ताकि जो नंबर है वो डिविजिबल बाय 4 हो जाए। लेकिन अब यहाँ पे जो भी कंडीशन है, मतलब एक एक्स्ट्रा जो कंडीशन है उनको कंसिडर करते हुए चलना है। दैट इज क्या बोला है कि ये जो ऑड प्लेस है, ये ऑड प्लेस पे मुझे ऑड डिजिट्स दिखना चाहिए और ये जो इवन प्लेस है यहाँ पे मुझे इवन डिजिट्स दिखना चाहिए। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ है डिविजिबल बाय 4 होने का, अब इनमें मुझे ये चीज़ ध्यान रखना है। तो अगर ये दोनों कंडीशन, ये इवन एंड ऑड प्लेस वाला मैं इनके ऊपर अप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे फिल्टर होके कुछ नंबर जो है वो निकल जाएगा, कुछ नंबर मुझे वापस मिलेगा। तो कहने का मतलब देखो यहाँ पे देखो, ये कौन कौन सा नंबर रहेगा, कौन कौन सा नहीं रहेगा। 08 ये नहीं रह सकता है, क्यों नहीं रह सकता, अगर मैं यहाँ पे 08 पुट करता हूँ तो ये जो ऑड प्लेस है यहाँ पे इवन डिजिट आ रहा है तो ये नहीं हो सकता है। सिमिलरली क्या 1 2 हो सकता है, हाँ सर 1 2 हो सकता है कि 1 2
सॉरी मैंने उल्टा बोला ना, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन, हाँ नहीं इसमें प्रॉब्लम ना 08 वैसे नहीं हो सकता, क्योंकि 0 को जनरली हम लोग इवन पकड़ के चलते हैं, तो इसलिए 2 इवन हो रहा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। हाँ ये प्रॉब्लम नहीं है, ये ठीक है, 1 2 चलेगा। 1 2 क्यों चलेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर है ऑड प्लेस में और इवन नंबर है इवन प्लेस में। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा बोला था, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा बोला था। एक काम करते हैं, पहले ना इन पोजीशंस का मार्क कर देते हैं, सो दैट ये ऑड इवन का कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। एक काम करता हूँ, पहले ये काम कर देता हूँ, सो दैट बाकी ठीक रहेगा। देखो मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 एंड ये 6। अब ऑड इवन का कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब कौन कौन सा डिजिट्स यहाँ से फिल्टर करके हमें मिल सकता है, सो दैट ये ऑड इवन वाला केस सही रहे। जैसे कि 12 हो सकता है, जैसे कि 16 हो सकता है, जैसे कि 32 हो सकता है, 36 हो सकता है। पूरा 20 वाला सीरीज, 20 वाला ये नंबर्स कोई एक भी नहीं हो सकता है, क्योंकि 20, 24, 28 इन तीनों नंबर में इवन 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 हो रहा है। मतलब 2 भी इवन है, 0 भी इवन है, 2 भी इवन है, 4 भी इवन है, 2 भी इवन है, 8 भी इवन है। ऐसा नहीं चल सकता, एक ऑड एक इवन होना चाहिए। तो इस तरीके से सिमिलरली 5 वाला सेगमेंट भी चलेगा, सिमिलरली 7 वाला सेगमेंट भी चलेगा, 92 डॉट 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 ऐसे करके 92 96 तक यहाँ पे जाके खत्म होगा। एंड ये जो नंबर्स है, इन्हीं में ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होता हुआ दिखेगा कि ऑड प्लेसेस में ऑड नंबर एंड इवन प्लेसेस में इवन नंबर हो, ठीक है। तो अब इसका मतलब देखो, इनमें ये जो भी नंबर्स मैंने यहाँ पे लिखा है, इन जो भी नंबर्स मैंने यहाँ पे लिखा है, मतलब ये वाला नंबर्स, इनमें एक चीज़ नोटिस करना। क्या नोटिस करना, जो यूनिट प्लेस है, इस यूनिट प्लेस में ये वाला प्लेस, ठीक है, यूनिट प्लेस में आइदर 2 दिख रहा है या फिर 6 दिख रहा है, आइदर 2 दिख रहा है या फिर 6 दिख रहा है, 2 या 6, 2 और 6 को छोड़ के और कोई डिजिट नहीं दिख रहा है इन द यूनिट प्लेस। एंड बाकी ये जो ऑड वाला जो प्लेस है, यहाँ पे कोई भी ऑड नंबर, मतलब 1 से लेके 9 तक कोई भी ऑड नंबर हो सकता है, 1 3 5 7 9 कुछ भी हो सकता है। तो अब एक एक करके इसको नोट डाउन करते हैं ताकि हम इसको सॉल्व कर सके। तो फर्स्ट पॉइंट इज कि वी हैव 5 odd digits, वी हैव 5 odd digits। कौन कौन सा ऑड डिजिट्स क्या क्या है, 1 3 5 7 9, ठीक है, एंड 5 इवन डिजिट्स, एंड 5 इवन डिजिट्स 0 2 4 6 8, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, फर्स्ट पॉइंट ये है कि ऑल डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट। ये तो पता ही है, ये तो क्लियर है, मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, वो तो मैंने पहले ही बता दिया। द यूनिट प्लेसेस दैट इज ए 6 जो पोजीशन है, ये 6 पोजीशन यहाँ पे 2 ही डिजिट्स हो सकता है, आइदर 2 और 6, यही दो, इन दोनों में से कोई एक डिजिट यहाँ पे पुट हो सकता है। सो ऐसे लिखेंगे कि द यूनिट प्लेस दैट इज 6 पोजीशन जो है, यूनिट प्लेस 6 पोजीशन जो है, दैट कंटेन्स आइदर 2 और 6, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है इस प्लेस को फिल करने के लिए। नंबर 3 पॉइंट ये है कि बाकी जो पोजीशंस है वहाँ पे एनी 3 डिस्टिंक्ट ऑड डिजिट्स ऑकर एट द पोजीशन 1 3 5, मतलब पोजीशन 1, पोजीशन 3 एंड पोजीशन 5 में कोई भी ऑड डिजिट पुट हम लोग कर सकते हैं among these odd digits, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि any 3 distinct odd digits can occur at the odd places, हो गया। लास्ट वाला एक कंडीशन ये है कि बाकी दो जो इवन प्लेस है, दैट इज 2 and 4, यहाँ पर मतलब यहाँ पर भी कोई भी इवन डिजिट्स ऑकर कर सकता है तो एट द पोजीशन। अब ध्यान रखना है सिर्फ इसका, अगर 2 यहाँ पे पुट हो रहा है तो 6 नहीं होगा, एंड 6 अगर होगा तो 2 नहीं होगा, इस तरीके से मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं पॉइंट लिख देता हूँ, फिर उसके बाद मैं कैलकुलेशन बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एनी 2 इवन डिजिट्स ऑकर एट
पोजीशन 2 एंड 4। अब हमें इन सभी जो पॉइंट्स या फिर स्टेप्स मैंने बताया है, इनका नंबर ऑफ वेज हमें पता करते हुए चलना है और कुछ नहीं। अच्छा, तो स्टार्टिंग में तो उसके लिए थोड़ा सा दूसरा इंक यूज़ करता हूँ, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बाद में। तो देखो ये जो केस है, ये वाला जो स्टेप है दैट इज यूनिट प्लेस वाला 6 पोजीशन वाला, यहाँ पे पुट करने के लिए हाउ मेनी ऑप्शंस डू आई हैव 2 ऑप्शंस, दैट इज आइदर 2 और 6। तो यहाँ से मुझे नंबर ऑफ वेज मिल रहा है 2। फिर उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं सेकंड स्टेप में, दैट इज 3 डिस्टिंक्ट ऑड डिजिट्स कैन बी ऑकर इन द ऑड प्लेसेस। अब देखो टोटल ऑड प्लेसेस कितना है, टोटल ऑड प्लेसेस आर 1 2 एंड 3, और यहाँ पे पुट करने के लिए हाउ मेनी ऑप्शंस डू आई हैव, टोटल 5 ऑप्शंस आई हैव। तो इन 5 ऑप्शंस में से मैं 3 ऑप्शंस मुझे सिलेक्ट करना है, एंड इन हाउ मेनी वेज आई कैन डू दैट, इन 5 3p वेज आई कैन डू दैट। ठीक है, यहाँ पे परमुटेशन होगा क्योंकि डिजिट्स है तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिजिट मैंने एकदम शुरू में बताया था, डिजिट्स में अगर इधर डिजिट्स को अगर मैं चेंज करूंगा, पोजीशन चेंज करूंगा, ऑर्डर चेंज करूंगा, तो दूसरा नंबर जनरेट होगा, जो नंबर मिलेगा वो कोई अलग नंबर होगा। तो इसीलिए यहाँ पे p दैट इज परमुटेशन यूज होगा। अच्छा, लास्ट वाला क्या है कि इवन 2, यहाँ पे क्या होगा कि वी हैव टू पिक 2 इवन डिजिट्स फॉर द इवन पोजीशन। अब 2 इवन पोजीशन है, एक तो दिस वन एंड दूसरा दिस वन। यहाँ पे पुट करने के लिए मुझे 2 इवन डिजिट्स यहाँ पे मुझे पुट करना है। अब देखो मेरे पास इवन डिजिट्स अवेलेबल कितने हैं, टोटल मेरे पास इवन डिजिट्स कितना था, टोटल 5 डिजिट्स था, उनमें से एक डिजिट तो यूनिट प्लेस में चला जाएगा आइदर 2 और 6। तो 5 में से अगर एक चला गया तो अभी मेरे पास अवेलेबल इवन डिजिट्स कितने हैं, टोटल 4 डिजिट्स मेरे पास अवेलेबल है, और उनमें से मुझे फिल करना है हाउ मेनी प्लेसेस, 1 प्लेस एंड 2 प्लेस। सो इन 4 डिजिट्स को प्लेस करना है मुझे 2 प्लेसेस में, तो दैट आई कैन डू इन 4p 2 वेज। तो मेरा जो फाइनल आंसर बनेगा, इनको मल्टीप्लाई कर देना है बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, दैट इज 2 इंटू 5p3 इंटू 4p2 एंड यू विल गेट योर आंसर। 2 कहाँ से आया, इस स्टेप के लिए 2, इस स्टेप के लिए 5p3 एंड इस स्टेप के लिए 4p2। आई होप ये बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल डिटेल में मैंने इसको बताया है, और अगर इसको करोगे 1440 विल बी द आंसर दैट यू विल गेट, 1440 विल बी द आंसर, जो कि इसका फाइनल आंसर आएगा। अगर समझ में आए, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो, एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि मेहनत और कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए छोड़ूंगा। अब ये होमवर्क के लिए मैं इसीलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसेप्ट्स मैंने ऑलरेडी बता दिया है। इसका आंसर ज़रूर बताना इन द कमेंट सेक्शन एंड विथ द लॉजिक, थोड़ा सा इसके साथ लॉजिक भी मेंशन कर देना कि क्या हो रहा है इसका आंसर। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग 1 2 3 4 5। तो सिर्फ नंबर ही नहीं बनाना है, उसका सम क्या आएगा ये भी बताना है। थोड़ा सा ट्राई करो, अगर नहीं हो रहा है तो भी कमेंट करना, तो आई विल give the answer in the comment section definitely. So this is all about the permutations. Permutation से जितने भी different types of question हो सकता है, next lecture में I'll be covering the combination. ठीक है, तो permutation से जितने भी types of questions हो सकता है मैंने बताने का कोशिश किया, और भी questions हम लोग solve करेंगे जब आगे हम लोग previous year का solution करेंगे and important questions for this particular year, तो उसमें और भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा फ्रॉम परमुटेशन ऑफ दिस कैटेगरी। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।